हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर नंबर 6 चलता है ना, इससे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो पूरा का पूरा आपको अपलोड हो गया होगा, आपको मिला होगा होपफुली। अच्छा, 6 में ग्रेविटेशन और ये सारा कुछ आपने ग्रेविटेशनल फील्ड या नेचर ऑफ फोर्सेस या यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ये सारी कहानी आती कैसे है, सबसे पहले थोड़ा बहुत हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल गो थ्रू। ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशन लफ्ज़ का मतलब पता क्या होता है? यहाँ पे बड़ी सादी सी डेफिनेशन है, वो ये कि यहाँ पे आप बात करते हो स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, आप यहाँ पे बात करते हो ग्रेविटेशनल फोर्स और उनके साथ इनके जो इस्तेमाल हैं, इनके जो एप्लीकेशंस हैं, दैट इज व्हाट यू से ग्रेविटेशन। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट इस तरह से ऐसे है। चलो भाई, अच्छा चीज़ों को कंटिन्यू तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ और है वो समझा दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। दैट इज़ द नेचर ऑफ फोर्सेस। ठीक है। अच्छा, जो फोर्सेस है ना वो टोटल कितने किस्म के हैं, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पर्टिकुलर फोर्सेस, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अच्छा भाई, एक फोर्स है बुनियादी तौर पे जो फोर्स होता है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। ओके। अच्छा, उसके अलावा एक और है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये भी हम क्या है पढ़ते हैं। अच्छा, तीसरा इसमें होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक और भी है, और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये सब कुछ पहले थोड़ा समझ लें भाई। देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है? ये हमेशा की तौर पे मासेस के बीच में होता है। कहाँ पे? दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मासेस, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। किसने बताया था? न्यूटन ने, कि भाई मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो नेचर होती है वो बुनियादी तौर पे क्या होती है? दैट इज द अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, अट्रैक्शन की होती है। अच्छा, पर ध्यान में रखें कमजोर होता है ना, वीक है। मिसाल के तौर पे ये दो मार्कर है ना, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर ये हम महसूस तो नहीं कर सकते ना, पर मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब फोर्स होता है, उसकी रेंज काफी कम है, या दूसरी माने में आप कह सकते हैं कि वीकेस्ट फोर्स है दो मासेस के बीच में, जो फोर्स के स्ट्रेंथ की रेंज है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो कम है। हाँ, डिस्टेंस के हिसाब से ये काफी बड़ा है। मिसाल के तौर पे प्लैनेट्स के लिए बहुत है, इन दो मार्कर के लिए कम है, नेग्लिजिबल मासेस है ना रिलेटिवली। अच्छा, प्लैनेट्स आपस में किस तरह से अटैच्ड होते हैं? बाय मींस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक बात आप ध्यान में रख लें, इट इज वैलिड फॉर लॉन्गर रेंज, या इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो बड़ी रेंज तक होती है। इसकी जो रेंज होती है दैट इज फॉर व्हाट यू कैन से लॉन्गर रेंज। अच्छा, एंड इज मच इनफ टू होल्ड प्लैनेट्स टुगेदर। जो प्लैनेट्स आपस में घूमते हैं ना, वो किस तरह से क्यों घूमते हैं, कौन सी चीज़ है वो जो कि जिम्मेवार है इसका, तो हम बोलेंगे दैट इज व्हाट यू से ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो गया। हम इसको यहाँ इस चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और है जो कि हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा इसमें बात हो जाए। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की, लेकिन स्पेशली जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स भी हम कहते हैं। किसके बीच में होता है? इट एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेस। नेचर के हिसाब से क्या होता है? ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं रिपल्सिव भी हो सकता है। अच्छा भाई, इसकी रेंज क्या है? स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्गर है, तो कह सकते हैं कि भाई दिस वन इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ग्रेविटेशनल से ये स्ट्रॉन्ग है, कितना? 10 पावर 39 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल। अभी मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। भाई मैग्नेटिक कौन सा है? ये आप सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एग्जिस्ट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कहाँ पे? मैग्नेट के बीच में, या फिर आप कहेंगे और बिटवीन करंट कैरिंग वायर। जो करंट कैरिंग वायर है ना, मतलब जहाँ पे आप करंट देते हो तो करंट पैदा होता है ना, मतलब फील्ड पैदा होती है,
उन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन होता है। दिस इज व्हाट यू से के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की छोटी सी कहानी, अट्रैक्टिव रिपल्जन। चलो, इसी तरह से आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। अब हम आते हैं इस पे, वीक न्यूक्लियर है क्या, थोड़ा मैं बता दूं। हालांकि ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में, इंटर में 13, 14 दोनों में पढ़ेंगे ना, पर ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये अब हम आते हैं इस पे कि न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। भाई देखें, पहले थोड़ा समझ लें। मिसाल के तौर पे ये है एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस एटॉमिक न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन होते हैं, समझ लो प्रोटॉन हैं, और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा ही होता है ना। चलो भाई, अब हम यहाँ पे थोड़ा देखना चाहते हैं, सुनो भाई। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और दूसरा वाला पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन दोनों को क्या करते होंगे आमतौर पे, रिपेल। अब जब ये रिपेल कर रहे हैं ना, तो फिर ये न्यूक्लियस में कैसे रह सकते हैं, ये तो न्यूक्लियस को बड़ा करते हैं साइज के हिसाब से। यूरेनियम में 92 प्रोटॉन है, इसका मतलब है यूरेनियम न्यूक्लियस की साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए, पर आमतौर पे जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻⁻14 मीटर होता है तकरीबन। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये कैसे संभल सकते हैं, जब इनको रिपेल करना है तो ये कैसे यहाँ पे टिक रहे हैं। कुछ तो है ना जो उनको संभल रहा है, जो कुछ है इनको संभल रहा है, दैट इज व्हाट यू से कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, कैसे संभलता है देखना लाजमी है भाई। देखें, न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन ना सिर्फ होते पर न्यूट्रॉन भी होते हैं ना। मिसाल की तौर पे ये है, आप कह दो कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं होती, पर जब ये न्यूक्लियस में होता है ना और सराउंडेड बाय प्रोटॉन, तो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन याद करो, आपने पढ़ा था कि भाई व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड नियर टू अ न्यूट्रल, जब आप चार्ज को किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब रखोगे ना, तो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्ज पैदा हो जाती है, और जब अपोजिट चार्ज पैदा हो जाती है तो ये अट्रैक्शन फोर्स पैदा होगा ना, इस तरह यहां से भी अट्रैक्शन होगा तो यहां से भी अट्रैक्शन। अब देखो जरा, दो प्रोटॉन जो पहले खुद को दूर कर रहे थे रिपेल करके, रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो दोनों एक दूसरे को दूर कर रहे थे, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या न्यूक्लियर इंडक्शन कहते हैं इसको, न्यूक्लियर इंडक्शन की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बना। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स बना क्या करेगा, इन दोनों प्रोटॉन को एक ही जगह पे फिक्स रखेगा, काबू रखेगा, ताकि ये इधर उधर ना हो जाए। तो दैट फोर्स इज एक्चुअली द वीक न्यूक्लियर, वी कैन से। तो वीक न्यूक्लियर आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये असल में इट बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को ये संभलता है। अच्छा, नेचर के हिसाब से क्या है, डू रिमेंबर ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। प्रोड्यूस कहते कैसे होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर इंडक्शन, न्यूक्लियर इंडक्शन की वजह से पैदा होता है। रेंज कम होती है, करीब है ना, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर रेंज, इनकी जो रेंज है ना वो कम होती है, ठीक है, रेंज इनकी कम होती है इस तरह से। तकरीबन कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, बहुत कम होती है इस तरह से। अच्छा सर, इसका मतलब क्या कि न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है क्या? देखें, न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में न्यूट्रल है, मतलब आप क्या करें, न्यूक्लियस से इसको बाहर लेके आए तो उसके ऊपर कोई सराउंडिंग कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, ये परमानेंट चार्ज थोड़ी है, ये पैदा उस वक्त होती है एज लॉन्ग एज न्यूट्रॉन इज सराउंडेड बाय दीज टू चार्जेस। इफ न्यूट्रॉन इज नॉट पार्ट ऑफ दैट सराउंडिंग, या जो प्रोटॉन है दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस न्यूट्रॉन, तो फिर कोई इंडक्शन नहीं होती, तो कोई भी चार्ज नहीं होती। न्यूट्रॉन के ऊपर भाई चार्ज नहीं होती, फ्री स्टेट में न्यूट्रल पार्टिकल है, चैडविक कहता है, पर यहाँ पे इंडक्शन की वजह से इस तरह बहुत थोड़ा बहुत हो जाता है। बात आई समझ में? चलो, ये कौन सा फोर्स है, वीक न्यूक्लियर है। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कौन सा फोर्स है, थोड़ा इस पे भी बातें हो जाएं, थोड़ा इसको भी देखा जाएगा। भाई देखें, कहते हैं ना प्रोटॉन पार्टिकल है, ये रहा, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है, ये रहा। अब एक बात सुनो, प्रोटॉन जो कि स्फेरिकल बॉडी आप लेते हो और इसका जो डायामीटर है वो चंद फर्मी मीटर होता है, चंद फर्मी मीटर होता है, कुछ इस तरह से रेडियस डायामीटर। अब ये भी किसी न किसी का बना होता है, पता है, इसमें भी कुछ ना कुछ होता है। जो चीजें मिलकर प्रोटॉन बनाती हैं या जो चीजें मिलकर ये न्यूट्रॉन्स बनाती हैं, उनका नाम हम रखते हैं क्वार्क्स।
QUARK, क्वार्क, ये छोटे से पार्टिकल्स हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा क्वार्क्स, छोटा सा पार्टिकल मिलके एक प्रोटॉन बना रहे हैं इस तरह से, और इसी तरह से न्यूट्रॉन बना रहे होते हैं। तो मेरे कहने का बड़ा सादा मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नेम्ड एज क्वार्क्स। अब ये क्वार्क्स जो है ना, कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, अप, डाउन, ये होते हैं इस तरह के ना, इसके नाम भी कुछ इस तरह से हैं। अब इनको कोई तो है ना जो कि संभल रहा है, इनको कोई तो है ना जो कि बाइंड कर रहा है। ये क्वार्क्स टुगेदर जो बाइंड होते हैं ना इस तरह से, एक फोर्स है जो इनको बाइंड करके यहाँ पे पकड़ के इस तरह बैठा हुआ है। दैट फोर्स इज व्हाट यू से कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो दो रिमेंबर बेटा, इसमें ये बात अभी में बिठा दें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होता है? इट एग्जिस्ट बिटवीन क्वार्क्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। पहली बात ये नेचर के हिसाब से क्या है, ये बाइंडिंग फोर्स है। अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? अश्योर है कि अट्रैक्टिव होगा जब भी साइज कम होगी ना, अट्रैक्शन से साइज कम होती है। तो ये एक छोटी सी कहानी आपने नेचर ऑफ फोर्सेस के हिसाब से पढ़ी। तो जो नेचुरल फोर्सेस हैं आपके कितने किस्म के बेटा? देयर आर 4 टाइप, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। हमें क्या करना है इस चैप्टर में? हमने जो बात करनी है ना, वो करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चले कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है, किसने इसके बारे में बताया, ये सारी बातें। ठीक बाबा, चलो हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया था। सुनो जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया अगर बात करें ना, तो दैट वाज ग्रेट मैन न्यूटन। अच्छा, न्यूटन ने किस चीज को इस्तेमाल करके दिया था? इट वाज एक्सप्लेन्ड इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने पढ़ा है बेटा मैट्रिक क्लास से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया गया। पर ये न्यूटन को बात आई कैसे जहन में कि ऐसा भी होता है? तो डू रिमेंबर, जो रेफरेंस है ना, जो रेफरेंस लिया गया था इस पूरी कहानी को एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले न्यूटन ने कुछ तो सोचा होगा ना, ऐसे नींद में थोड़ी आएगा कि भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि मास से डायरेक्ट है, ये वो सारा कुछ होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन ना। अब वो क्या है उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो रेफरेंस इसने लिया था दैट वाज एग्जैक्टली मोशन ऑफ मून। चांद कैसे मूव करता है ना, मोशन ऑफ मून को नजर में रख के इसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। तो चले कि मोशन ऑफ मून कैसे है थोड़ा देखो। अच्छा, मिसाल की तौर पे है हम चांद की बात करते हैं जो कि घूमता है कहाँ पे? जमीन के सराउंडिंग में कुछ इस तरह से ऐसे घूमता है। ये रहा अर्थ, हियर वी हैव एन अर्थ। अच्छा, ये जमीन का सेंटर है ना। अच्छा, एट डिस्टेंस आर, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे यहाँ पे समझ लें कि चांद है। ये रहा मून। हम बताए क्या, मून को सैटेलाइट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। सैटेलाइट का मतलब ये है कि एनी हैवी बॉडी या एनी बॉडी विच इज इन ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सेंटर, तो वो सैटेलाइट। जमीन का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है। ये बस है क्लोज। अच्छा, न्यूटन ने ये बताया कि भाई देखो, दो चीजों के बीच में, कौन सी दो चीजें? कोई भी दो मास ले लो, मैंने एक मास ए ले लिया, मैंने दूसरा मास बी लिया। अच्छा, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है ना, आपके सामने है, दिखता है। अब ये डिस्टेंस कहां से कहां तक काउंट होंगे पता है क्या? सेंटर एक बॉडी का, वहां से लेकर सेंटर दूसरी बॉडी का। मतलब वैसे भी आप ध्यान रख लो, टू मासेस आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस व्हिच इज सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर। क्योंकि मास के बीच में ना, मतलब सेंटर ऑफ मास की बात करोगे ना भाई, तो एक सेंटर ऑफ मास, ये दूसरा ला, जो कलेक्टिव डिस्टेंस है ना वो आ रहा है। तो यहाँ पे एक मास आपका ये है, दूसरा ला मास ये। इसके सेंटर से लेकर यहां तक जो सेंटर तक डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं आर, या इसको हम कहते हैं सिंपली डिस्टेंस आर बिटवीन द मासेस। पर चांद कैसे मूव करता है? ऑर्बिटल मोशन में। और जब कोई बॉडी ऑर्बिटल मोशन में यूं जा रही होती है तो ये कौन सा डिस्टेंस कहलाता है? ये वाला रेडियस कहलाएगा ना भाई। तो यहां पे भी हम बात करेंगे कि चांद जब इस तरह से जाता है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये डेफिनेटली आप डील करोगे क्या? एज ए रेडियस। कौन सा रेडियस? इसका नाम हम क्या देंगे?
इसका नाम हम देंगे ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून। चांद का अपना रेडियस नहीं, ये वाला नहीं, टोटल जो ऑर्बिटल मोशन का रेडियस है ना, इसकी हम बात करते हैं। एंड डू रिमेंबर बेटा, ये ऑर्बिटल रेडियस होता है 3.67 इंटू 10 पावर 8 मीटर। ये आप वैल्यू ज़हन में रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है? सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ मून। ओके, पहली बात ये। दूसरी बात, चांद जमीन के गिर्द जब घूमता है ना, तो डेफिनेटली टाइम भी लग रहा होगा ना। एंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इसको हम क्या बोलेंगे कि वन टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे जो एक ऑर्बिटल मोशन में टाइम लगता है, इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट वुड बी दैट पर्टिकुलर? इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल पीरियड। यहाँ एक बात और भी है, दैट इज व्हाट यू से के ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड क्या मतलब? The time taken by the moon to complete one revolution is called as one time period, one orbital period. और ये जो ऑर्बिटल पीरियड है, ये होता है तकरीबन 27.3 डेज। हमारा जो रिलीजियस कैलेंडर है, दैट इज बेस्ड अपॉन मोशन ऑफ मून। चांद दिखता है पहला, तो हम कहते हैं ना चांद रात, तो इस तरह से हम कहते हैं कि दिस इज ऑल बेस्ड अपॉन द मोशन ऑफ द मून। अच्छा, 27 दिन और कुछ घंटे, तकरीबन 8 घंटे, ठीक है। चलो ठीक भाई, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने का, तो यू विल गेट द वैल्यू लाइक दैट, ये मिलेगा। अब इन दोनों को कंपेयर करके न्यूटन ने क्या किया, इस चांद की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम की, ठीक है। थोड़ा अब समझते जाओगे ना। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कैसे मालूम की जा सकती है? किसकी? मून। कहां पे? अराउंड अर्थ। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप कैसे लिखते हो? आमतौर पे v स्क्वायर अपॉन r लिखते हो, है ना। अच्छा, इट कैन आल्सो बी रिटन v इज इक्वल टू r ओमेगा अपॉन r। अब ये स्क्वायर देकर सिंप्लीफिकेशन की जाए तो सेंट्रीपिटल वुड बी इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। अब देखें जरा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f स्क्वायर, या इसको लिखा जाता है 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। पढ़ा हुआ है आपने, फिर दोबारा से ये हो जाए भले, ठीक है। अच्छा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ये रहा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर आप चांद के हिसाब से स्पेशली लिखना चाहें ना, तो रेडियस मतलब ऑर्बिटल रेडियस वही रहा आपका। अच्छा, 4 पाई स्क्वायर वही रहा आपका, t स्क्वायर आपका ये रहा। अब आप क्या करें? ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू पुट करें जो आपने वहां पे लिखी हुई है ना, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करें जो आपने लिखी हुई है, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर के साथ, कोई जवाब मिलेगा ना। अब जो जवाब आपको मिलेगा ना, दैट वुड बी 0.00272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 2.72 इंटू 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी मिली? 0.00272। चलो, अब इसमें ग्रेविटेशनल का क्या कॉन्सेप्ट है यार? ये तो आप सेंट्रीपिटल मालूम करें सर, इसमें ऐसी नई बात क्या हुई? यस, अब हम देखते हैं। अच्छा सुनो जरा, अब जो बात करेंगे आप मेहरबानी करके इसको सही तौर पे समझेंगे भाई। दोबारा से, ये रहा आपका अर्थवा, ओके। और जब आप जमीन के सरफेस पे होते हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जी की वैल्यू सरफेस पे ऐसे होती है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और भी बातें होंगी ना भाई। जब आप दूर जाओगे तो सेंटर से आपकी सेपरेशन बढ़ रही है ना, तो उस हिसाब से क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत और दूर जाओगे तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और भी कम होगी। थोड़ा और दूर जाओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस जगह पे करीब मतलब कम होगी। तो ऐसे चलते जाओ। चलो ठीक है, हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ऊपर गए। मिसाल की तौर पे मैं कितना ऊपर गया? 3.67 इंटू 10 पावर 8 मीटर ऊपर गया। तो पता चला कि वहां पे जी की वैल्यू सरफेस के वैल्यू से कम होगी, है ना? कम होनी चाहिए ना भाई। एंड इतने बड़े डिस्टेंस पे या इतने डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ना, वो आप ध्यान में रख लो। यहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है इस जगह पे, दैट इज व्हाट यू से 0.00272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या ऐसे कह दो कि 2.72 इंटू 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये किसने बताया ना? न्यूटन ने बताया।
अब थोड़ा इसने कंपेयर किया इन दोनों बातों को। कौन सी बात को? इसने देखा कि सुनो यहाँ पे हम हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कोई और मास है, यहाँ पे कोई एक बड़ा मास है। मुझे बता दो ज़मीन की सतह पे कोई भी बैठा हो, सबके लिए जी की वैल्यू सेम है ना? मतलब जी की वैल्यू ऐसा तो नहीं ना, जो पतला होगा उसके लिए अलग होगा, जो हैवी बॉडी होगी उसके लिए अलग होगा, जो और भी होगा उसके लिए अलग होगा, ऐसा थोड़ी होता है। जी का वैल्यू सरफेस पे 9.8 होता है फॉर ऑल। ऐसा ही जब आप एक मास को, मतलब छोटे वाले मास को मैं ऊपर ले जाऊं यहाँ पे, तो जी की वैल्यू जो इसके ऊपर लगेगी इसके ऊपर भी उसी जगह पे वही लगेगी ना। चलो हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला जो मास है ना वो हम यहाँ तक लेंगे ना, कुछ इस तरह यहाँ पे। तो इसका मतलब यूं हुआ कि जी की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके ऊपर, मतलब ग्रिप जो बनती है इसके ऊपर, वही होगी जो होगी। सिंपली सी बात है। मतलब यहाँ पे मैं छोटा मास रखूं, बड़ा मास रखूं, कुछ भी रखूं, जी की वैल्यू जैसे सरफेस पे वेरी करती है इस तरह पे ऐसे वही होगी ना। चलो ठीक है। अब मजे की बात जरा देखो, इतने डिस्टेंस पे जी की वैल्यू ये रही, तो इतने डिस्टेंस पे चांद भी तो है ना। देखो जरा, ये डिस्टेंस जहां पे ये है वो मून भी है। इसका मतलब ये रहा कि जिस जगह पे चांद है, सुनो, जिस जगह पे चांद अभी मौजूद है उस जगह पे जमीन की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना चांद की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सुनो जरा, अभी मैं दोबारा से रिपीट करूं भला। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चांद गोल घूम रहा है, कौन सी एक्सेलरेशन है पैदा होती है? सेंट्रीपिटल। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ग्रेविटी वाला, कि भाई जिस जगह पे चांद मौजूद है उस जगह पे जमीन की अपनी तो ग्रिप है ना। जमीन की ग्रिप ऐसा नहीं कि वहां पे ऐसा थोड़ी है, वहां पे भी है। अच्छा हाँ, वो अलग बात है कि सरफेस की वैल्यू से कम होगी। तो ये जीएम का मतलब क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चांद पे, वो ये है। अच्छा वो वाली नहीं, 1/6 ऑफ जी वो वाला नहीं, चांद की अपनी ग्रेविटी नहीं, चांद पे या इस किसी भी चीज पे जमीन कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो इतनी है। अब जरा कंपेयर किया जाए तो दोनों बराबर हैं। तो न्यूटन ने सोचा क्या कि प्लैनेट गोल गोल क्यों घूमते हैं? सर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जब भी घूम रहे हैं। अब यार बात सुनो, किसी पत्थर को मैं धागे वागे से बांध के गोल घुमाऊं तो मुझे समझ भी आता है कि धागा है जो कि मजबूर कर रहा है घूमने में, टेंशन एंड स्ट्रिंग है जो कि इसको गोल गोल घुमाता है। यहां पे ऐसा क्या है जो गोल घुमाता है? न्यूटन ने सोचा। तो ही कंक्लूडेड, ही फाइंड द रिजल्ट कि भाई सिर्फ आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करोगे सेंट्रीपिटल है, लेकिन सवाल बनता है कि सेंट्रीपिटल भले हो, चलो ठीक है मान गए हम, पर ये चांद जमीन के साथ किसी रस्सी से बांधा थोड़ी है, फिर भी गोल गोल घूम रहा है, कुछ तो है ना। और जो कुछ है इस मामले में, इस चीज में, दैट इज व्हाट यू से कि ही नेम्ड के ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि इसने देखा कि इस जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है तो फिर इस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो इसने कंक्लूड किया कि जैसे पत्थर को धागे से बांध के गोल गोल घुमाते हो, इसी तरह से ये चांद और ये जमीन, इनके बीच में धागे की जगह ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है जो उसको मजबूर करती है गोल गोल घुमाने में। और यूं न्यूटन ने ये देखा कि इन दोनों मासेस के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि यहां पे प्लैनेटरी मोशन में बिहेव करता है एज अ वी कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यूं इसने ये नजरिया अपना दिया और यहां पे इसने जो अपना लिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहां से आया। पहली बात ये, चलो ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिहेव एज ग्रेविटेशनल, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है, पहली बात ये। चलो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस जगह पे सिर्फ चांद के लिए या किसी के लिए भी है? भाई किसी के लिए भी है। अभी आप खुद कह रहे हो ना कि जी का वैल्यू सरफेस पे 9.8 सबके लिए है, तो ये तीनों मासेस अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं तो जी का वैल्यू इतने डिस्टेंस पे सबके लिए वही होगा ना। इसका मतलब अगर आप चांद की जगह, डू रिमेंबर, मजे की बात है ये, कि अगर इफ मून इज रिप्लेस्ड बाय एन एप्पल, अगर चांद की जगह हम छोटा सा सेब रख दें वहां पे, देन डू रिमेंबर इट विल आल्सो रोटेट, वो भी रोटेट करेगा एज मून इज डूइंग। जिस तरह से चांद घूम रहा है वो एप्पल भी उस तरह से मूव करेगा एज सैटेलाइट की तौर पे वो चलता रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ना ये। और दूसरा ये कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कहीं मास की कहानी है ही नहीं, तो डू रिमेंबर ये सारी कहानी मास पे डिपेंड नहीं करती, पहली बात ये। चलो ज्यादा वैल्यू कहां पे है?
जिस जगह पे अभी चांद है ना, मतलब जो चांद की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बढ़िया है कि ज़मीन का जी का वैल्यू सेंटर जो अपनी सरफेस पे होता है वो ज़्यादा होता है। अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो आप क्या कंक्लूड करोगे? तो देखो ज़रा भाई, हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कंपेयर करते हैं कौन से वैल्यू के साथ? जो ज़मीन की अपनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके साथ। तो ज़मीन की अपनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसके साथ हम अगर कंपेयर करें तो देखो ज़रा, AC कितना है? 0.00272। ज़मीन के सरफेस पे वैल्यू कितना होता है? 9.8। तो फिर अगर ये कंपेयर करो तो जवाब क्या आएगा? आप कर लें भले अपने हिसाब से, 1/3600 आएगा। आप क्या काम कर लें, एक काम करें ना, कैलकुलेटर खोलें, 9.8 को इसके साथ डिवाइड करें तो ये जवाब आएगा। ठीक है, अब ये सब कैसे आया? आप क्या कर रहे हैं ये भाई, देखें ना, ये वाला वैल्यू है ना, ये यहाँ पे ले आए, ऐसे 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 अंडर स्टेशन ऐसे ले आए। अच्छा, अब डिवाइड करके देखें ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या 1/60² लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। तो यूं आप रेशियो को लिख सकते हो। ये बात भी कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जमीन की जो चांद पे होती है वो, उसका रेशियो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जमीन की जो अपनी सरफेस पे होती है, ये हमेशा की तौर पे 60² के बराबर है। ये रेशियो कुछ इस तरह से ही है। हालांकि इस रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, असल बात जो थी ग्रेविटेशनल की थी, जो उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी। तो ये छोटी सी कहानी चांद के मोशन के हिसाब से। यूजिंग दिस फिनोमेना, इस कहानी को इस्तेमाल करके न्यूटन ने अपना एक आइडिया दिया, अपना एक लॉ दिया, दैट इज व्हाट यू से कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, उसके पीछे कहानी इस तरह से ये रही। ठीक है, तो दैट्स इट, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, तो फिलहाल आप ये नोट कर लो। चलें भाई, अब हम आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। आया कहाँ से, हो गया, अभी हमने उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो देख ली। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। पहली बात ये किस बंदे ने दिया था? आइडिया की बात करें, गिवन बाय, तो बड़ा सिंपल है, एवरीबॉडी नो बेटर, दैट वाज न्यूटन। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स में यहां पे क्या कहा गया था, थोड़ा इस पे बात हो जाए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था, ऐसा नहीं कि ख्वाब देखा था इसने। दो मासेस हैं, एक है M1 और दूसरा M2, एक A है दूसरा B। अच्छा, दोनों मासेस को एक सेपरेशन पे आप रख रहे हैं जो कि आ रहा है, और सेपरेशन मासेस के बीच में सेंटर से होती है, बात आप खोपड़ी में बिठा दो। ही ऑब्जर्व, मतलब न्यूटन, के देयर इज एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मासेस, जो कि डिपेंड करता है मासेस पे और सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि मतलब इसका ये कि इसने दोनों मासेस डबल करे तो पता चला कि फोर्स जो है ना वो 4 गुना बढ़ रहा है। इसने मासेस दोबारा से 4 गुना बढ़ाई, पता चला कि फोर्स 16 टाइम हो रहा है। तो ये बातें करके या इस तरह से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करके ही कंक्लूडेड दैट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस M1 into M2, मतलब इनकी प्रोडक्ट से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ अकेला मास नहीं, दोनों। चलो ठीक है। अच्छा, फिर इसने क्या किया, सेपरेशन को कम ज्यादा करा तो पता चला कि दूर रखने से फोर्स कम हो जाता है। कितना, उसके स्क्वायर से कम हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है थ्राइस कर दें तो पता चला कि फोर्स 1/9 हो गया, 9 गुना कम हो गया। अब 1/9, 3 का क्या रिलेशन है 1/9 के साथ? 1/3 स्क्वायर का रिलेशन है ना। उसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन आपका है, और यही रीजन है कि इसको हम ये भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नेम्ड एज
इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको कहते हैं? जिसमें चीजें इनवर्सली टू आर स्क्वायर हों, उसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ये भी उसकी तरह है, ठीक है। अच्छा, फोर्स और डिस्टेंस आपस में इनवर्स हो, सिर्फ लाजमी नहीं कि फोर्स, ग्रेविटेशनल में ऐसा है। इसी तरह से कूलम्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है। जहां पे इनवर्सली टू आर स्क्वायर हो उसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और जब ऐसा होता है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो फोर्सेस का रेशियो फिर कैसे होगा? तो इनवर्स है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप इस तरह से लिखते हो। चलो ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आप लिखो तो कैपिटल जी देते हैं, m1 m2 आपका वही है, अपॉन आर स्क्वायर आपका वही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें मिल गया। ये क्या बात होगी बेटा इसके लिए? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और इस मैग्नीट्यूड में कैपिटल जी जो होता है उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे होती है। ये वैल्यू किसने दी थी? कुछ बंदे ने दी थी। डू रिमेंबर इट वॉज गिवन बाय ग्रेट मैन कैवेंडिश ने दी थी, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह से ये फोर्स एग्जिस्ट होगा। और ये हम क्यों कहते हैं कि नेग्लिजिबल फोर्स होता है? क्योंकि देखो ना जरा, कैपिटल जी में आप जो वैल्यू लिखते हो ना, उसमें 10⁻⁻11 है। -11 होगा तो जाहिर सी बात है ओवरऑल आपका जवाब काफी कम आएगा ना। मतलब m1 और m2 इतना लो कि -11 को बैलेंस करो, और m1 और m2 -11 को बैलेंस करने के चक्कर में बड़ा मास लेना होता है। उसीलिए हम कहते हैं कि प्लैनेट के बीच में होता है। आमतौर पे जो मास है ना उस हिसाब से नहीं होता। इस बड़े ऑर्डर की वजह से हम सिंपली कह सकते हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स है। चलो भाई, मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होता है, थोड़ा इस पे बात हो जाए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, इस पे बात हो जाए। तो सुनो, ये बॉडी ए है ना, और ये वाली बॉडी बी है। अच्छा, ए बी पे फोर्स लगाती है, ये कहलाता है FA/B। उतना ही बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। हर बॉडी, हर चीज अपने तरफ अट्रैक्शन करती है ना। जितना ए का बी के ऊपर फोर्स होगा उतना ही होगा। उतना क्यों? बड़ा छोटा क्या कम ज्यादा नहीं हो सकता? नहीं तो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास है ना। जब मैं ए का बी पे फोर्स मालूम करूंगा तो भी m1 इंटू m2 मैंडेटरी है। जब आप बी का m1 के ऊपर लिखेंगे तो भी मैंडेटरी। इसका मतलब दोनों केसेस में आप सिंपली कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, वो होता उस लाइन पे है जिस लाइन पे आपने मासेस को रखें, पर ये फोर्स हमेशा की तौर पे एक्शन रिएक्शन पेयर की सूरत में इस तरह से होता है। डायरेक्शन की बात करें ना तो होता यहाँ पे है ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग दैट मासेस। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कहाँ होता है? सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेस। जिस लाइन पे आपने मासेस रखे ना, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से ऐसे होती है, पर होगा इक्वल। मैग्नीट्यूड कम है, भले नेग्लिजिबल है, पर मेजर हम कर सकते हैं। ये जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप सिंपली कह सकते हैं वीकेस्ट होता है, कमजोर होता है। ऑर्डर कम मजे की वजह से हम सिंपली कह सकते हैं बट इज मेजर्ड, पर हम इसको मेजर कर सकते हैं एज, या एक डिवाइस है उसके थ्रू जिसका नाम है टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस एक डिवाइस है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। इंटर में जब आप पढ़ोगे ना तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ, वो भी टॉर्जन बैलेंस के इस्तेमाल करके होता है। सेपरेशन करो, कम करो, ज्यादा करो, जो भी करो, तो आप इस तरह से ये फोर्स की कहानी मालूम कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस तरह से ये। चलो ठीक है, अभी एक बात और, मिसाल की तौर पे ये फोर्स है ए और ये बॉडी बी है। मैंने क्या किया, बीच में एक मीडियम दे दिया। सुनो जरा, आपने इंटर में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 12 में, कूलम्स लॉ में आप पढ़ते हो ना कि जब मीडियम रखते हैं दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स कम हो जाता है। कुछ ऐसा पढ़ा ना। अभी बता मैं क्या कर रहा हूं, अभी यही कर रहा हूं कि इन दो मासेस के बीच में एक बड़ा मैंने मास रख दिया। क्या आप दोनों के फोर्सेस के फर्क पड़ेगा? नहीं। तो डू रिमेंबर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स
मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बिटवीन मासेस, मासेस के बीच में जो होता है ना, ये इनडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता किस चीज के बीच में, मीडियम बिटवीन द मासेस। मासेस के बीच में जो मीडियम रखते हो ना आप, पतला मीडियम है, बड़ा मीडियम है, कुछ भी है, आप एक कमरे में मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका भाई दूसरे कमरे में मौजूद है, हालांकि आपके बीच में सेपरेशन भी है पर बीच में दीवार भी है, फिर भी द ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके बीच में होगा ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह थोड़ी होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह थोड़ी होता है। यहाँ पे कोई डायइलेक्ट्रिक की कहानी नहीं है। इफ वी इंसर्ट अ मीडियम बिटवीन द मासेस, देयर वोंट बी एनी इफेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड और वी कैन से जनरली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये छोटी सी कहानी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से पढ़ी। अब इनके एक दो एमसीक्यूज हो जाएं, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज इनके बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे पहले सबसे सिंपल वाला, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 10 किलोग्राम एंड 100 किलोग्राम प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इज डैश, ठीक है। चंद ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन ए ये रहा, ओके। ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी आपका, और ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा भाई, आप इसको नोट कर लें जब तक मैं दूसरा वाला भी लिख दूं। सुने, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses इज 16 न्यूटन। पहले ये, इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर masses is doubled and their separation is halved, then force will be dash। force क्या होगा आप कर लें बेटा, जब तक मैं ऑप्शन बना के दूं ऐसे, ठीक है। ऐसे करते हैं और इधर हम कर लेते हैं 32 और इधर करते हैं हम 64, ठीक है। ई में भले आप NOT कर दें, नन ऑफ दीज, ओके। अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं, ओके। अब देखें जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज 16 न्यूटन। पहले फोर्स ये था, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, हम क्या करते हैं, पूरी प्रोडक्ट को क्या करना चाह रहे हैं, डबल। अच्छा सुनो जरा, ग्रेविटेशनल की स्टेटमेंट किस तरह से होती है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होती है ना। अब पता है क्या है, हम पूरा प्रोडक्ट डबल कर रहे हैं। आई डोंट मीन टू से एग्जैक्टली कि आप m1 भी डबल करो m2, ऐसा थोड़ी है। अगर मैंने m1 और m2 दोनों डबल करने होते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का लफ्ज़ नहीं लिखा होता, मैंने लिखा होता सिंपली द मासेस आर डबल। पर यहाँ पे इसने सीधा साधा ऐसे लिखा है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ मास पूरी डबल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप m1 इंटू m2 डबल कर रहे हो, ठीक है। तो बनेगा क्या तकरीबन ऐसे, m1 इंटू m2 कलेक्टिवली आप डबल करोगे तो उसका मतलब है ट्वाइस, है ना। न्यूमरेटर पूरा डबल, एंड देन सेपरेशन इज हाफ्ड, आर आप हाफ कर रहे हो ऐसे। तो पता है क्या है, ये आपका 2, ये 1/4। अब पता है जिन लोगों की मैथमेटिक अच्छी होती है ना, वो ऐसे कैंसिल करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं, पर ये ऐसा होता नहीं है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 4 × 2 इट वुड बी 8 टाइम, 8 न्यूटन नहीं, 8 टाइम, 8 गुना बढ़ेगा। पहले जितना भी होगा 8 गुना बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि पहले था कितना, 16 था, अब क्या होगा, 8 गुना बढ़ेगा, मतलब आपने 16 के साथ ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें क्या होता है,
it will produce 128 न्यूटन। 128 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा होता क्या कि मासेस आर डबल, मतलब प्रोडक्ट ना लिखा होता, तो फिर पता क्या होता, तो फिर m1 इंटू m2 2 इंटू 2 फिर 4 आता, फिर 4/1/4, फिर 4 इंटू 4 16 टाइम होता, 8 गुना नहीं 16 गुना पड़ेगा, फिर 16 इंटू 16 करते तो 256 आता, अगर ऐसे होता तो। पर यहां पे इसने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ मास लिखा है ना, मतलब न्यूमरेटर ऐसे, तो ये हो गया। चलो ऊपर वाले को देखते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, किसके बीच में, 10 किलो के बीच में, और किसके बीच में, 100 किलो के बीच में। कितनी दूरी पे है ये, 1 मीटर की दूरी पे। तो बड़ा सादा है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू पुट करें जो भी है, ये रही आपकी। अच्छा, m1 की वैल्यू कितनी है 10, m2 क्या आपका 100 है ना, क्या मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल, r स्क्वायर आपका 1 है। कुछ भी नहीं करना है यार, पावर आपने सिंप्लीफाई करने हैं, -11 + 1 + 2 इट प्रोड्यूसेस -8 न्यूटन। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन बी, यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है आप इस तरह से ऐसे मालूम कर सकते हो। चलो एक और हो जाए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses एट 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी पे जब होते हैं तो फोर्स है मिसाल के तौर पे 16 न्यूटन, 16 गुना, मतलब 16 न्यूटन आई मीन टू से। अच्छा, इफ देन, या वाला ऐसे करते हैं, देन फोर्स बिटवीन देम एट 4 मीटर इज डैश। 10 मीटर पे फोर्स कितना है, 16 न्यूटन। 4 मीटर पे क्या होगा ये पूछा गया, ठीक है। चंद ऑप्शन है इसमें से, मिसाल की तौर पे ऑप्शन ए, हियर वी हैव बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए थोड़ा देख लेते हैं, तो सुनो जरा। पहले डिस्टेंस कितना 10 मीटर, तो फोर्स कितना था, ये वाला था, मतलब F1 गिवन है, R1 भी गिवन है। अच्छा, R2 पे नया वाला फोर्स क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, मासेस की आप बात ही नहीं करें ना, सादा है, आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो। जब ऐसा होता है ना तो हम सीधा साधा जाते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो रेशियो है वो क्या कहता है, F1/F2 इज इक्वल टू R2/R1 होल स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ का रेशियो ये कहता है। तो ये बात यहां पे आपने करनी पड़ेगी। अब देखें जरा, F1 कितना, ओरिजिनल 16, F2 आपने मालूम करना है, R2 कितना 4। अच्छा, ये एक काम करते हैं, हम वैल्यू थोड़े रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके मुताबिक मैंने ऑप्शन लिखे ना वो ये है। अब इसको 2.5 मीटर कर लें ताकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, 2.5 मीटर कर लें, उस हिसाब से आपके सवाल या MCQs मैंने ऑप्शन उस तरह से लिखे, वरना हम क्या करते हैं NOT लिख के कर देते, हो जाता। चलो ठीक है, जो कि हम नहीं करना चाहते। खैर, एक प्रॉपर या वैलिड कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना 10 है, होल स्क्वायर आपका। अब देखें ये 16, F2 वही रहा आपका। बाबा डेसिमल उड़ा दो तो 0 बढ़ा दो। जब आप छोटे होते हो तो ये मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी। अब ये वाला टेबल लगा के सॉल्व करें, 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो क्या बनेगा 16 × 16, और ये बनता है 256 न्यूटन। तो देखो ना, करेक्ट आंसर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे पहले की तरह जाता ना 4 मीटर लिखता तो भी हो जाता, ऐसे नहीं कि नहीं होता। फिर ऑप्शन आपके मुताबिक, उसके मुताबिक आपने लिखे ही नहीं है ना, फिर नन ऑफ दीज या इस तरह के होता। बात आई समझ में? चलो ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेटरी मोशन में कैसे होता है पता है? प्लैनेटरी मोशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह क्या बात कर सकता है? पहली बात ये कि इनका जो आम तौर पे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं, मिसाल की तौर पे हम बात करते हैं ग्रेट सन, ये रहा आपका सन। जमीन कैसे घूमती है सन के गिर्द में? सूरज के गिर्द कैसे घूमती है पता है? ऐसे घूमती है, ठीक है। ये रहा आपका जमीन एन अर्थ। और ये मोशन यहाँ पे जो होती है इसकी ना, जो मोशन है ना, इसका जो पाथ होता है वो कौन सा होता है?
सर्क्यूलर होता है, ट्रायंगल टाइप होता है, क्या होता है, ये ऐसे होता है, इसको हम कहते हैं ओवल टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवल, इनका जो पाथ होता है, पहले बात आप ये ध्यान में रख लो कि ओवल होता है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि एलिप्टिकल होता है। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ये है मास ऑफ सन, ये है मास ऑफ अर्थ, सेपरेशन बिटवीन देम डिस्टेंस हम कहते हैं, और जो डिस्टेंस होता है ना ये है 1.49 इंटू 10 पावर प्लस 11 मीटर। ये हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल रेडियस, इसको हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, और जो जमीन का रेडियस है ना वो ये है। अच्छा, दूसरी मजे की बात में एडिशनल है, थोड़ा मैं बता दूं, भले मैंने चैप्टर 1 में हो सकता है ये बात बताई भी हो, ना भी बताई हो, यहाँ पे बता देता हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब किसी भी जगह से लेकर, टू नियरर स्टार, आपके करीब जो स्टार होता है, इस डिस्टेंस का नाम हम बताए क्या रखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रखते हैं, AU कहते हैं इसको। आप यहां पे हैं, एक पोजीशन, ये आपके करीब स्टार कौन सा है, सन है, स्टार और भी बहुत सारे हैं, पर आपके करीब सा स्टार कौन सा है, इसको हम कहते हैं आपके सन है। तो जो डिस्टेंस होता है ना आपके करीब, स्टार तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी स्टार होगा, ये वाला डिस्टेंस कोई और होगा, ये वाला भी स्टार होगा, कहीं और होगा। मैं कह रहा हूँ करीब वाला स्टार आपके सोलर सिस्टम में कौन सा है, सन है ना, इसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर नहीं कहते इसको, हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, AU से शॉर्टकट में इसको लिखते हैं। और ये AU पता है CE के बराबर होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फॉर अर्थ, ये है कितना, 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इस तरह से आप कह सकते हो। चलो ठीक है, करना मैंने क्या था कि अगर आप यहाँ पे पूछते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितना है, तो भाई बड़ा सादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में क्या होगा, कैपिटल G M1 M2, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, ये जो R है वो स्क्वायर कर लो, आप कर लो। अगर इसकी जगह पूछता कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल में mv स्क्वायर अपॉन r, m क्या, वही आपका मास ऑफ अर्थ, v स्क्वायर वही जमीन का अपॉन r। अब बताए दोनों इक्वल होते हैं, तो देखें सही, ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्लैनेटरी मोशन है ना, उसमें ये बात आप ध्यान में रख लो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा की तौर पे ग्रेविटेशनल के बराबर होता है। नॉट फॉर ऑल द केसेस, हर पार्टिकुलर वो घूम रहा है इस तरह, मतलब यहां पे आप सिंपली सी बात करें ना, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो हमेशा की तौर पे ऐसे होता है। तो ये एक छोटी सी कहानी ग्रेविटेशनल फोर्स की। अच्छा, प्लैनेट के हिसाब से ये फोर्स बड़ा लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे G का पावर क्या है, 10 पावर -11 ना, पर मास ऑफ सन 10 पावर 30 है, जमीन का 10 पावर 24, भले डिस्टेंस माइनस में वो भी ऊपर जाएगा तो मतलब उसका भी कोई ना कोई रोल होगा, मानते हैं हम, पर ओवरऑल आपका आंसर प्लस में आएगा ना, ओवरऑल आपका आंसर पॉजिटिव पावर में आ रहा है। जब भी हम कहते हैं कि प्लैनेट के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक मानी रखता है, पर यहां पे मानी नहीं रखता था। इस MCQs को थोड़ा देख लो, ये वाला जो MCQs है वो पता है क्या कहता है, 6.67 इंटू 10 पावर -8, इसका मतलब क्या, 0.7 टाइम्स 0 667 न्यूटन, मतलब 10 किलो और 100 किलो के बीच में जो फोर्स होगा वही होगा। मुझे बता दें ये फोर्स बड़ा है क्या, नहीं तो ये वीकेस्ट है। उसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है बड़ा फोर्स कमजोर होता है इस कैपिटल G के ऑर्डर की वजह से, है ना। पर यहां पे आप करते हैं ना, यहां पे मास बड़े हैं, पावर इनके बड़े हैं, तो दैट बात आपका जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव आएगा और बड़ा भी आएगा। यही रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच इनफ टू होल्ड द प्लैनेट्स टुगेदर, दैट इज नॉट मच इनफ टू होल्ड द मासेस टुगेदर। छोटे वाले जो मासेस है ना मार्कर के बीच में, ये वाला नहीं है, दैट्स इट। तो ग्रेविटेशनल लॉ आपका हो गया, आया कहां से, बातें हो गई। अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई इसका इस्तेमाल क्या है, एप्लीकेशन इसके क्या है, यूज क्या है इसका। सो दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें।